जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दीनदयाल अंत्योदय रसोई संचालन पर बड़ा विवाद, समिति और संचालक दोनों पक्ष ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। सड़क, बिजली, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं वनग्राम आमगांव पोलबत्तूर खारा के निवासी, 10 दिनों से गांव में ब्लैकआउट। रात के अंधेरे में बैयर रोड पर दिखने लगे संदिग्ध, शहर के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई लूट और मारपीट की शिकायत। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ के पास पर्याप्त संसाधन, खल रही प्रशिक्षित जवानों की कमी। जिले भर में मनाया गया गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी का पर्व, मंदिरों में हुई विशेष पूजा। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हरियाली महोत्सव के अवसर पर जिले भर में अलग अलग संस्थाओं और लोगों के द्वारा पौधरोपण के साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर नगर के वैनगंगा नदी के समीप स्थित जल शोधन संयंत्र और पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परिसर में करीब 2 सैकड़ा पौधे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा पर्व को प्रत्येक वर्ष आर्ट ऑफ लिविंग परिवार अनेक बालाघाट शहर की समाज सेवी, धार्मिक, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर हरियाली महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार भी परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने यही आह्वान किया था कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम प्रकृति को संवारने के लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें और उनके सुरक्षा का संकल्प लें। तो इसी तरह से आज आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा यहाँ प्रधानमंत्री आवास हमारे बालाघाट शहर के जहाँ बन रहे हैं और जहाँ से जल शोधन संयंत्र जहाँ हमारे बालाघाट नगर का स्थापित है, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसे हरा भरा करने के लक्ष्य को लेकर, संकल्प को लेकर आज यहाँ पर 201 पौधे लगाए गए हैं और आगे भी हम सभी संगठनों से, सभी आम लोगों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक ऐसी जगह पर आके पौधे रोपित करें। और यहाँ पौधे लगाने से सिर्फ हरियाली ही नहीं बढ़ेगी, जिस माँ वैनगंगा का हम पानी पी रहे हैं उस माँ वैनगंगा का संरक्षण भी होगा। जो मिट्टी का कटाव नदी के तटों में होता है तो पौधे लगाने से वो कटाव भी रुकता है। तो इसलिए वैनगंगा जी के तट पर भी अर्जुन के पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और अनेक फलदार पौधे यहाँ पर आम, बिही, जामुन, सीताफल, बेलपत्री, पीपल, इन सभी के पौधे यहाँ पर बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं और ख़ास तौर से लक्ष्मी तरु के पौधे यहाँ पर हमने लगाए भी हैं। और जो भी अतिथि हमारे आए हैं आज, उनको हमने भेंट भी किया है। लक्ष्मी तरु पौधा जहाँ औषधि वृक्ष है, वहीं वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। उसका मृदा संरक्षण और जल संरक्षण में बहुत ज़्यादा करता है और भी अनेक लाभ लक्ष्मी तरु पौधे के हैं। तो हम सभी को मिलकर बालाघाट नगर को हरा भरा करने के संकल्प के साथ वृक्षारोपण करना चाहिए। यही हमारी अपील है। अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बालाघाट नगर को हरा भरा रखें। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रेंगाटोला में संत निरंकारी मंडल के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर 2 दर्जन से अधिक वृक्ष लगाए गए। जैसा कि हमने देखा, संत निरंकारी मंडल हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने एक संदेश दिया है कि सब पौधे लगाइए, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले सत्र में 1 वर्ष 2 वर्ष से हम लोग एक महामारी से गुजर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सरकार कह रही है कि ये नीम का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया और आम का वृक्ष हो गया, इन वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। जब तक हम पौधे नहीं लगाएंगे तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमको ऑक्सीजन की कमी पूर्ति के लिए ये पौधे भी लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ की पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है और हम लोग कोशिश करते हैं, संत निरंकारी मंडल के जितने भी सदस्य हैं सभी कोशिश करते हैं कि हर वर्ष अपने तरफ से एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि पेड़ हम काट जरूर रहे हैं पर उसके एवज में पेड़ नहीं लगा रहे हैं।
तो हम खेतों में भी जब काम करते हैं तो वहाँ भी 1-2 आंजन के झाड़ हमेशा लगाया करते हैं। इसी कारण से आज यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया संत निरंकारी मिशन रेंगा टोला के तत्वाधान में सदगुरु के आदेश के अनुसार। आज चूँकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, आषाढ़ी का दिन है, और गुरु पूर्णिमा के दिन आज हमने सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के शिव साई मंदिर में साईं बाबा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस दौरान भक्तों के द्वारा कोरोना महामारी से मुक्ति, अच्छी बारिश और सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की गई। आज आषाढ़ मासे व्यास पूर्णिमा के दिन बाबा श्री साईनाथ जी का अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत द्वारा भक्तों के द्वारा अभिषेक किया गया। सुबह 5 बजे से साईं सचित्र का पाठ भी भक्तों के द्वारा मंदिर में कराया गया और इस कार्यक्रम को लगातार चलते हुए 14 वर्ष हो चुके हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी बाबा साईनाथ जी को 56 भोग अर्पण किया गया। इस पावन अवसर पर श्री साईनाथ जी के मंदिर में आकर के भक्तजनों ने दर्शन लाभ लिए और हम सभी ट्रस्ट समिति सदस्यों से सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय ने और ब्राह्मणों ने इस विश्व में जो महामारी चल रही है कोरोना संक्रमण का, उसकी शांति के लिए विशेष प्रार्थना और दुआ की। इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 33 स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर में भक्तों के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा पर चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। आपको बता दें कि बीते महीने अज्ञात चोरों के द्वारा चांदी का मुकुट चुरा लिया गया था। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सहयोग राशि एकत्रित कर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जी को नया चांदी का मुकुट चढ़ाया है। लालबरा सब्जी मंडी में अव्यवस्था का ऐसा आलम है कि बारिश की शुरुआत होते ही कीचड़ के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरी पहुंच मार्ग में लंबे समय से सड़क के दोनों ओर तिरपाल बिछाकर व्यवसाय करने वाले ग्रामीणों को गंदे पानी के बीच में बैठकर व्यवसाय करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी की दुर्दशा का जायजा लेने पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि मार्केट की गलियों में कीचड़ फैला हुआ है, जिससे सब्जी खरीदने पहुंचने वाले ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरी चौक व अन्य गलियों में स्थित किराना सहित अन्य दुकानों के सामने नीचे जमीन पर सब्जी की गुमठीनुमा दुकानें लग रही है, जिससे व्यापारी वर्गों को काफी परेशानी हो रही है। सब्जी मंडी में पानी निकासी हेतु नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है। नालियां छोटी व क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदा पानी सड़क से बह रहा है, जिससे फुटकर सब्जी विक्रेताओं को बारिश होते ही अपनी दुकानों को बचाने के लिए सब्जियों को बार बार व्यवस्थित करना पड़ता है। स्थिति ये है कि हर जगह जो सब्जी मंडी लगी है, एक तो यहाँ पे जगह की कमी है, दूसरी बात आवागमन की भी साधन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कीचड़ हो जाता है। पानी निकासी के लिए कोई नाली वाली नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, जिससे आने जाने वालों की इसमें कीचड़ भी उधन जाता है। लेडीज जो रहती हैं वो भी परेशान होती है, सभी लोग परेशान होते हैं अपने सब्जी मंडी के लोग। क्या होना चाहिए यहाँ पे नाली बनना चाहिए। दूसरी बात यहाँ का जो मतलब व्यापार है इतना गठीला है, जिससे कि हर चीज़ों से परेशानी होती है आने जाने में, सब्जी भाजी लेने वालों। बहुत गंदगी, मार्केट में साफ़ सफाई, रोड का काम आज तक के नहीं हुआ हमारे दिखते में 10-12 सालों में है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा गंदगी दिख रही है। हमारे इधर अंदर पे कस्टमर नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग की क्या मांग, क्या होना? हम लोगों की मांग है जनपद से कि यहाँ की साफ़ सफाई हो और रोड बनाने का। बैयर तहसील में चोरों के हौसले इतने अधिक बुलंद हो गए हैं कि वे दिन के उजाले में ही लोगों के घरों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बैयर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग गांवों में चोरों ने दिन दहाड़े 2 मकानों का ताला तोड़कर 70,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी और अन्य सामानों की चोरी कर ली। चोरी की यह घटना उस समय हुई जब इन घरों के रहवासी कृषि कार्य करने के लिए खेत गए हुए थे। बैयर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे ग्राम कोहका निवासी संदीप टांडिया अपने परिवार के साथ कृषि कार्य करने अपने खेत गए थे। कृषि कार्य करने के बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो घर के सामने का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था। घर के अंदर टीन की पेटी का भी ताला टूटा हुआ था, जिसमें से जेवर नकदी रुपए नहीं थे। चोरों ने घर में रखे चावल, दाल, बर्तन, कपड़े सहित करीब 50,000 रुपए की चोरी कर ली।
जिला मुख्यालय से लगे हुए भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पायली में दिन के उजाले में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर नकदी जेवरातों सहित करीब 36,000 रुपए की चोरी कर ली। भरवेली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। भरवेली पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को सुबह ऋषिलाल अपने बेटे और जमाई के साथ कृषि कार्य करने के लिए खेत चले गए थे। घर में उनकी पत्नी थी। 12:30 बजे करीब ऋषिलाल की पत्नी अपने मकान के दरवाजे में ताला लगाकर पड़ोस में चली गई थी। 1 बजे जब वह घर लौटी तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर में पेटी, अलमारी से सोने का सामान और 11,000 रुपये नहीं थे। चोरों ने इस मकान का दिन के उजाले में ताला तोड़कर घर के अंदर रखे नकदी जेवरातों सहित 36,000 रुपये की चोरी कर ली। मध्य प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कर्मचारी का एक और संगठन विरोध करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान कर्मचारी संगठन ने बाकायदा 28 जुलाई तक का अल्टीमेटम देते हुए 29 जुलाई को एक दिन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस दौरान संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संगठन के द्वारा जिले भर के विधायकों और राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महंगाई भत्ते को रिलीज करने, केंद्र के समान राज्य शासन के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिए जाने, वेतन वृद्धि पर लगाए गए रोक को हटाने और अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति की मांग पूरी नहीं की गई। जिसमें मुख्य रूप से हमारी 3 मांग है। पहली मांग ये है कि जो पिछले साल 5% महंगाई भत्ते की किस्त जो रोकी गई थी उसको रिलीज किया जाए। उसी के साथ में जो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% किया गया है, चूँकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि जब केंद्रीय सरकार वेतन महंगाई भत्ते की किस्त बढ़ाएगी, दर बढ़ाएगी, वैसे राज्य शासन भी बढ़ाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि 28% केंद्र के समान दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि पिछले साल लगभग 2 साल से मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की और अधिकारियों का जो वेतन वृद्धि रोकी गई है उसको तुरंत बहाल किया जाए। और तीसरी प्रमुख मांग में हमारी ये है कि विगत 8 वर्षों से लगभग जितने भी मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी हैं उनका पदोन्नति रोक दी गई है, तो उन सभी लोगों की पदोन्नति प्रदान की जाए और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। कोविड-19 के कारण लगातार लंबे समय से पीएससी परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 25 जुलाई का दिन काफ़ी खास होने जा रहा है। इस दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिले में कुल 27 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां पर इस परीक्षाओं को लेकर कोविड-19 के तहत शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है। इस परीक्षा के बेहतर तरीके से संचालन को लेकर कलेक्टर के द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस परीक्षा में कुल 10,264 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं परीक्षा को लेकर पर्यवेक्षकों को सभी परीक्षा केंद्रों में तैनात किया गया है। लोक सेवा आयोग के निर्देश के अनुसार संभावित 220 कोविड अभ्यर्थियों के लिए बालाघाट जिले में 2 परीक्षा केंद्र अतिरिक्त बनाए जा रहे हैं। यह 2 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र कन्या शिक्षा परिषद गोंगलई एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI बालाघाट में बनाए गए। कन्या शिक्षा परिषद गोंगलई के केंद्र में 100 एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI बालाघाट के केंद्र में 120 संभावित कोविड अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की गई है। 25 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली इस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को स्व प्रमाणीकरण घोषणा पत्र भरकर देना होगा कि वे राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 25 जुलाई 2021 को पूर्ण रूप से स्वस्थ है और कोविड-19 से पीड़ित नहीं है। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर हमारे सेंटर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 500 परीक्षार्थी यहाँ के लिए दर्ज हैं और 3 दिन पहले से हम कक्षों की साफ सफाई और उनका सैनिटाइजेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह का छिड़काव करके जो है वो बराबर कर रहे हैं। सर कितने पालियों में होना है और कब तक होगी? 2 पाली में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पाली 10 से 12 बजे और दूसरी 2:15 से 4:15 बजे। जहाँ तक 25 सेंटर हैं जिले में और 2 कोविड के सेंटर बने। यदि किसी सेंटर पर कोई परीक्षार्थी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो वो वहाँ से उसको वहाँ पर भिजवा दिया जाएगा। जो कोविड के 2 सेंटर बने, एक कन्या शिक्षा परिषद गोंगलई में बना है और एक गवर्नमेंट ITI में बना है।
शासन के द्वारा गरीबों को भोजन उपलब्ध कराए जाने को लेकर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत नगर के बूढ़ी स्थित रसोई में गरीबों को 5 रुपए में भोजन परोसा जाता है। लेकिन रसोई संचालन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बन रही है। नतीजा शनिवार को रसोई घर का ताला न खोले जाने पर समिति के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और केयर टेकर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य संरक्षक समिति के पदाधिकारी कौशल झारिया ने बताया कि नगर पालिका के माध्यम से रसोई का संचालन का जिम्मा उनकी समिति को दिया गया है, लेकिन वर्तमान में नगर पालिका से टेंडर पास कराकर दिलीप चौरसिया के द्वारा केयर टेकर के तौर पर रसोई का संचालन किया जा रहा है। लेकिन रसोई के संचालन में लापरवाही की लगातार शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर आज रसोई का निरीक्षण करने के लिए आए थे और यहां रसोई में ताला लगा है। वहीं जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमारी समिति रसोई घर के सामने ठेला लगाकर लोगों को भोजन वितरण कराएगी। नगर पालिका ने स्वास्थ्य संरक्षक समिति को इसका टेंडर दिया गया था, मगर इसमें क्या है, दिलीप चौरसिया जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लिया गया और काम करा जा रहा था, मगर आज उनने रसोई बंद रखे थे। ऐसी शिकायत हमको काफ़ी दिनों से मिल रही थी, नगर पालिका से लेटर प्राप्त हो रहे थे, परंतु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज हमारे द्वारा खुद ही रसोई केंद्र चालू करने के लिए आया गया था, परंतु उनके द्वारा चाबी ले डाली गई है और खाना यानी भोजन भी नहीं दिया गया, ना ही सामग्री दी गई है। अब ये कितने दिनों से बंद है? ये आज पहला ही दिन है जो बंद है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? उन पे कार्रवाई होना चाहिए या समिति में कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस मामले में समिति पदाधिकारियों की शिकायत कोतवाली थाना में रसोई का संचालन कर रहे लोगों के द्वारा की गई। रसोई का संचालन कर रहे केयरटेकर दिलीप चौरसिया ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान बताया कि नगर पालिका के द्वारा रसोई की साफ सफाई को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत आज रसोई में साफ सफाई के कारण रसोई को बंद रखा गया था। रविवार को विधिवत रसोई का संचालन किया जाएगा। वहीं इस मामले में शाम को समिति के पदाधिकारी के द्वारा बंद रसोई घर के सामने ठेला लगाकर लोगों को खाना बांटा गया। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक नगर पालिका के द्वारा रसोई घर की चाबी समिति पदाधिकारियों को नहीं दी जाती, तब तक वह रसोई घर के सामने ही ठेला लगाकर लोगों को भोजन वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आखिरकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार के थमते ही स्कूलों के संचालन पर फैसला ले लिया गया है। आदेश के तहत 26 जुलाई से हायर सेकेंडरी और 5 अगस्त से हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नियम तय किए गए हैं। 11वीं और कक्षा 12वीं की कक्षाएं 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ शुरू की जाएगी। कक्षाओं के दिन ही नियत किए गए हैं, जिसमें कक्षा 12वीं की कक्षाएं सोमवार और गुरुवार की तरह 11वीं की कक्षाएं मंगलवार और शुक्रवार को विधिवत संचालित की जाएगी। 5 अगस्त से कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की कक्षाएं भी नियमित तौर पर संचालित किया जाना है, जिसमें कक्षा 10वीं की कक्षाएं बुधवार को, कक्षा 9वीं की कक्षाएं शनिवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा अन्य कक्षाओं को ऑनलाइन तरीके से संचालित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं समस्त स्कूल स्टाफ स्कूल में मौजूद रहेगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, वहां के शिक्षक और समस्त स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, ताकि छात्रों को संक्रमण का डर न रहे। वहीं अभिभावक की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल में पढ़ाई कर सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा 26 जुलाई से स्कूलों के संचालन किए जाने की अनुमति दे दी गई है। जिले में विधिवत तरीके से स्कूल शुरू किए जाएंगे। शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर ब्रह्मरूपी गुरु की आराधना की गई। वहीं गुरु का पूजन कर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत संविधान पतंजलि योगपीठ व महिला युवा योगा वर्ग पतंजलि समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया गया। जयस्तंभ चौक स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आयोजक मंडल के द्वारा योगा कार्यक्रम के बाद भजन मंडली का आयोजन किया गया, जहां योगा व भजन के माध्यम से आयोजक ने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाकर गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और महिला पतंजलि हमारी जो योग समिति है, उसके माध्यम से हम लोग गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाते हैं। तो वही गुरु पूर्णिमा पे हमने आज भजन का कार्यक्रम त्रिपुर सुंदरी मंदिर में रखा हुआ है। और
त्रिपुर सुंदरी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा हुआ पतंजलि योग समिति और भरोसा मन के माध्यम से भजन। देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जिले के वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले बैगा आदिवासियों के लिए शासन के द्वारा न जाने कितनी योजनाएं बनाई गई, लेकिन मैदानी स्तर पर यह सार्थक होती दिखाई नहीं देती। नतीजा, आज भी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। यह हालात परसवाड़ा विधानसभा के वन ग्राम आमगांव, पोलबत्तूर और खारा के हैं। बालाघाट बैयर हाईवे मार्ग से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच बसे इन वन गांवों में आदिवासी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं दिए जाने वाले आश्वासन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने प्रमुख रूप से बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की सौगात दिए जाने की मांग की है। नानू कावरे जी के पास गए थे। अच्छा, कावरे जी के पास गए थे तो बिजली की समस्या बताई हम लोग कि अपने यहाँ पर 1.5 महीने से बिजली नहीं आ रही है यहाँ पर, और बिजली ना रहने की वजह से बहुत ही दिक्कत आ रही है, सांप बिच्छू ये सब। और हम लोग जैसे बिजली नहीं रहती है तो वही कंदील चिमनी के सहारे से जीते हैं यहाँ पर। और अभी तो फिलहाल बिजली तो नहीं पहुँची है यहाँ पर अपने यहाँ पर। अब बिजली के लिए हम लोग तो नानू कावरे जी से वो अवगत किए थे कि बिजली जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाए करके, और अभी काम चालू है बोल रहे हैं तो पता नहीं सर, तो देखे नहीं मैंने। अच्छा, अभी तो फिलहाल बन आ गया है, आ ही गया है, बिजली आ गई है। हाँ जी, हम गए थे अध्यक्ष साहब सतीश लिल्लारे के पास। अच्छा, तो उनको खबर दिए तो उनने काम कराए। कब से गुल थी बिजली? बिजली तो 1 महीना हो गया था, ज़्यादा हो गया था। तो क्या क्या दिक्कतें आई थी आप लोगों को बिजली ना होने की वजह से? अरे बिजली की इससे बहुत दिक्कत है ना, यार जंगल है, ये बहुत अंधेला पड़ता है, इधर उधर घूमने दिक्कत डर लगता है। वही कर रहे हैं, जंगल विभाग में यानी बांस कटाई चालू है, उस समय बांस कटाई में जाते हैं। अच्छा, अपना कारुंदाई काम है उसमें जाते हैं, मार्किन है, जमीन बंधाई है उसमें जाते हैं। अभी बारिश का समय है, अभी क्या क्या रोजगार आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं? वही बारिश का काम है, वही पानी का, खेती कृषि कार्य, खेती का। इसके अलावा कुछ नहीं तो फिर अभी दैनिक जीवन मतलब यापन के लिए फिर आप लोगों को आर्थिक समस्या भी आती होगी, पैसे वैसे नहीं होते, कुछ नहीं आता है। फिर कैसे कहाँ से लाते सब सामान, कैसे करते? तो क्या करेंगे, वही अब कमाओ और खाओ, अभी तक की कमाई खाए, नहीं तो कमाओ खाओ कहाँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि सतीश लिल्लारे ने बताया कि 14 जुलाई को ग्रामीणों ने राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के कार्यालय में समस्या बताई थी, जिसमें उन्होंने प्रमुख बिजली की समस्या को दूर किए जाने की मांग की गई थी। 14 तारीख के दिन पोलपत्तूर, कोची टोला और खारा यहाँ के लगभग 20-25 लोग आए थे आवालजरी कार्यालय विधायक जी के निवास पे। तो उस दिन तो भाई साहब बहुत बिजी थे, कुछ कार्यक्रम था, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई। फिर इनसे मैंने ही बातचीत किया और हमारे साथ इनके साथ में पंचायत बूथ अध्यक्ष आए थे हमारे मनोज पंद्रे जी। तो इन लोगों ने बताया मुझे कि लगभग कम से कम मई माह से लाइट बंद है यहाँ पे, मई जून से। फिर मैंने अधिकारियों से चर्चा किया और तुरंत ही मैंने 8 लोगों की टीम तैयार करवा के लगभग 6 दिनों से काम चालू लाइट का भी। तो कल शाम में लाइट आई थी 5 बजे, उसके बाद लगभग 5 से 7 बजे तक लाइट रही यहाँ पे। फिर आज सुबह भी थी लाइट, फिर अभी लाइट बंद है, अभी और लाइट का काम चालू है, अभी शाम तक लाइट पूरी तरह चालू हो जाएगी।